रमेश अपनी एक छोटी बेटी और अपनी बहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। रमेश जमींदार के खेतों में मजदूरी करता था। दिन रात मजदूरी करने के बाद रमेश को बहुत कम पैसे मिलते थे। उसके गरीब परिवार को 2 वक्त का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल था। पहले से ही मुसीबतें कम नहीं थी कि एक दिन रमेश की तबीयत बहुत खराब हो गई। भैया भैया, ये आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई? कल तक तो भैया कुछ बोल भी पा रहे थे, लेकिन आज तो उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। इतने में ही उनकी पड़ोसन वहाँ आई। ललिता, ओ ललिता, कहाँ मर गई? बाहर निकल, ललिता की बच्ची। अरे कविता बहन, क्या हुआ? इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रही हो? तुझे पता भी है, तेरे इस भाई की बेटी ने मेरे घर से रोटियां चुराने की कोशिश की है। अगर मैं इन्हें रंगे हाथ ना पकड़ती ना, तो रोटियां चुरा कर आ जाती। आज तो बस रोटियां चुराई है, कल को कुछ और चुराती, परसों को कुछ और। ईमानदारी का ढिंढोरा पीटती रहती है और अपने बच्चों को चोर बना रही है। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी सपना चोरी नहीं कर सकती। सपना, कविता मौसी क्या कह रही है कि तुमने उनके घर से रोटियां चुराई? सपना कुछ बोल नहीं रही थी। कोई जवाब नहीं दे रही, चुप खड़ी है। अगर दोबारा से सपना ने मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की ना, मेरे घर के आसपास भी भटकी ना, तो शिकायत करने नहीं आऊंगी, अगली दफा पुलिस में जाऊंगी। पड़ोसन के जाने के बाद ललिता सपना को जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें चोरी करना सिखाया है, यही संस्कार दिए हैं तुम्हें। तुम जानती हो ना, माँ नहीं है तुम्हारी इस दुनिया में। बाहर के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कविता मौसी गर्मा गर्म मालपुए बना रही थी। भूख बहुत तेज लगी थी। हमारे घर में तो 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मेरे हाथ रोटी का एक भी निवाला नहीं लगा और पिटाई लगी वो अलग से। अगर मेरा पेट भरा होता तो मैं चोरी नहीं करती। मेरा पेट खाली था, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने चोरी की। मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ललिता सपना की ये हालत देखकर बहुत रोती है और अब वो अपने भाई की जगह काम पर जाने का फैसला करती है। और अगले दिन वो अपने भाई की जगह काम करने लगी। उसका सेठ ललिता को काम पर तो रख लेता है, लेकिन उससे बहुत मेहनत करवाता और शाम को जब ललिता उससे पैसे मांगती तो वो पैसे देने से मना कर देता। 1 दिन की पगार नहीं मिलती। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे भाई कितने ज्यादा बीमार है और मेरे भाई की बेटी ने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया। आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, कुछ कम नहीं हो जाएगा अगर आप मुझे मेरी पगार दे देंगे तो। मैंने तुम जैसे गरीबों का पेट भरने का ठेका नहीं लिया। ललिता उदास मन से घर की तरफ निकल गई। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वहाँ दूसरी ओर सपना घर पर बैठकर ये सोच रही थी कि उसकी बुआ उसके लिए कुछ खाने को लेकर आएगी, लेकिन सपना ललिता को खाली हाथ देखकर समझ गई कि आज भी उसे भूखा सोना पड़ेगा। अगले दिन वो दोबारा से काम करने के लिए जा रही थी कि तभी सपना बेहोश हो गई। सपना, सपना तुझे क्या हुआ? आंखें खोल सपना। हे भगवान, अचानक से इसे क्या हो गया? अभी वैद्य को बुला कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वैद्य भी वहाँ आ पहुँचा। डरने की बात नहीं है, बिना खाए पिए कमजोरी आ गई, इसे खाना खिलाओ, ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर वैद्य भी वहाँ से चला गया। अब ललिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। बेचारी ललिता काम करने के लिए निकल पड़ी। हे भगवान, तू हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों करता है? कम से कम हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो दे दिया कर। आज भी गधों की तरह काम करती रहूंगी और मेरा सेठ मुझे 1 भी रुपए नहीं देगा। एक तरफ मेरा बीमार भाई और दूसरी तरफ उसकी भूखी बेटी। ललिता ऊपर वाले से शिकायत करते हुए रोते हुए चले जा रही थी और चलते चलते वो एक जंगल में पहुंची और चलते चलते उसे अचानक झाड़ियों के पास एक कटहल नजर आया। अरे ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ? और ये झाड़ियों के पीछे कटहल किसने छुपाया? वो भी एक ही कटहल। ललिता उस कटहल के थोड़े और पास गई तो उस कटहल के अंदर से आवाज आई, मम्मी मम्मी, हम इस कटहल के घर में कब तक रहेंगे? कब हम अपने परलोक जाएंगे? मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। इस जादुई कटहल के अंदर मेरा दम घुटता है। हम अपने घर वापस नहीं जा सकते, कम से कम पृथ्वी लोक पर तो घूम सकते हैं ना? पृथ्वी की दुनिया तो देख सकते हैं ना मम्मी? बाहर खड़ी ललिता बोली,
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कटहल कोई मामूली कटहल नहीं है, ये तो जादुई कटहल है। और इस कटहल के अंदर तो परी का परिवार रहता है। मैंने तो परियों की कहानी सिर्फ बचपन में दादी और नानी से सुनी थी। ललिता की आवाज सुनकर परी बोली, मेरे प्यारे बच्चों शांत हो जाओ, मुझे लगता है बाहर कोई है जो हमें देख रहा है। मम्मी हम किसी को कैसे नजर आ सकते हैं? हमारा जादुई कटहल का घर किसी को नजर नहीं आ सकता। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तभी ललिता बोल पड़ी, परी मैंने आपको देख लिया है और आपका ये जादुई कटहल का घर सबको नजर आ रहा है। ये पेड़ पर नहीं बल्कि जमीन पर गिरा हुआ है। ये सुनकर परी बहुत परेशान हो गई। देखो देखो, हमें नुकसान मत पहुंचाना, हम पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अरे आप परेशान मत होइए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। देखो मुझे नहीं पता कि पृथ्वी के इंसान कैसे होते हैं और कैसे नहीं, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये जादुई कटहल का घर है, ये किसी को नजर ना आए, बस तुम इसे झाड़ियों में छुपा दो। ललिता परी की मदद करने के लिए तैयार हो गई और वो जादुई कटहल का घर झाड़ियों में छुपा देती है। कुछ समय बाद परी अपने जादुई कटहल के घर से बाहर निकली और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ कई सालों से छुपी हूँ। दरअसल मैं पृथ्वी पर ऐसे ही घूमने आई थी, लेकिन मेरे पीछे एक बहुत बुरी परी पड़ गई। वो मुझे मारकर परीलोक पर राज करना चाहती है, इसीलिए मैं बहुत सालों से यहाँ छुप रही थी। अभी मेरे पास शक्तियाँ भी नहीं है, लेकिन भगवान के लिए तुम इस बारे में किसी को मत बताना। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, जाते जाते मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये कटहल के बीज हैं। इन्हें तुम जैसे ही उगाओगी ये तेजी से उगेंगे, उसके बाद तुम खुद समझ जाओगी। और हाँ, पृथ्वी लोक पर मुझे एक अच्छी दोस्त मिल गई, मुझे खुशी हुई। ललिता बहुत खुश थी कि अब उसे एक परी दोस्त मिल गई और जादुई कटहल के बीज भी। वो फौरन उन बीजों को ले जाकर अपने आंगन में उगा देती है। देखते ही देखते वहाँ बड़े बड़े कटहल उगकर तैयार हो गए। ललिता बिल्कुल भी देरी किए बिना उन्हें बाजार में बेचने चली गई। उसके कटहल इतने ताजा थे कि देखते ही देखते बिक गए। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और ललिता की खूब अच्छी कमाई होने लगी। उसने फौरन अपने भाई का इलाज करवाया और सपना को भी अच्छे स्कूल में डाला। अब सपना भी बिल्कुल तरोताजा हो चुकी थी। वो रोजाना कटहल के बीजों को उगाती और उन्हें बाजार में बेचती। एक दिन सपना ललिता से परी से मिलने की जिद करती है, जिस कारण ललिता सपना के साथ परी से मिलने जंगल की तरफ गई। लेकिन वहाँ उसने देखा कि कोई कटहल का घर नहीं है। ये देखते ही ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन परी ने तो कहा था कि वो मुझसे मिलकर जाएगी। लगता है वो किसी मुसीबत में है। कि तभी ललिता को परी की जादुई अंगूठी नजर आई। मैंने सही सोचा था, परी जरूर किसी मुसीबत में है। सपना बेटा, तुम घर जाओ, मैं अभी आई। सपना को घर भेजकर ललिता फौरन परी की जादुई अंगूठी पहन लेती है। अंगूठी पहनते ही वहाँ चमत्कार हुआ। ललिता भी परी के सामने प्रकट हुई। ललिता ने देखा कि परी अपने बच्चों के साथ एक पिंजरे में कैद है। मैं जानती हूँ कि ललिता मुझसे मिलने जरूर आएगी और इसीलिए मैंने वो जादुई अंगूठी उसके लिए छोड़ दी थी। अंगूठी देखकर उसे सब समझ आ जाएगा। बस वो जल्दी मेरी मदद के लिए आ जाए। कि तभी वहाँ बुरी परी बोल पड़ी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मैं मार दूंगी और परी लोक पर राज करूंगी। इतना बड़ा चकमा दिया तुमने मुझे, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? ललिता चुपके चुपके एक मोटे डंडे से बुरी परी के सर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो गई। मेरी दोस्त, तुम मुझे बचाने आ गई। लेकिन इसे बचाना कैसे? जल्दी बताओ, तुम्हें बाहर कैसे निकालूं? ये काली चुड़ैल ज्यादा समय तक बेहोश नहीं रहेगी। मेरे जादुई कटहल के घर को लेकर जाओ, इस गांव की सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर जाना और हाँ, 3 बार मंत्र बोलना और उसके बाद इस कटहल के घर को नीचे फेंक देना। इसके बाद मुझे मेरी शक्तियाँ मिल जाएंगी, फिर मैं इसे देख लूंगी। जाओ, मेरे पास समय नहीं है। ललिता वैसा ही करती है जैसा परी ने कहा। वो बड़ी कठिनाइयों का सामना कर कर पहाड़ी पर गई और कटहल के सामने 3 बार मंत्र बोला और उस कटहल के घर को नीचे फेंक दिया। ऐसा करते ही परी को उसकी शक्तियाँ मिल गई। परी ने भी शक्तियाँ मिलते ही काली परी का सामना किया और काली चुड़ैल को खत्म किया। अब परी और उसके बच्चे आजाद हो चुके थे। ललिता भी भाग भाग कर परी के पास पहुंची तो उसने देखा कि अब परी आजाद है। अगर आज तुम ना होती तो ना जाने मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता। तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है और दोस्ती भी।
भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम सही सलामत हो परी, और मेरे बुरे वक्त में तुम ही तो काम आई थी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुम्हारी वजह से आज कई सालों बाद मैं और मेरे बच्चे घर जा रहे हैं। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें अब जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तुम्हें तुम्हारे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। अब मैं चलती हूँ। इसके बाद परी ललिता से विदा लेकर अपने बच्चों के साथ परीलोक चली गई। ललिता भी अब बहुत खुश थी कि परी को उसने सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। ललिता भी अपने परिवार के साथ पृथ्वीलोक पर मेहनत करके हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही थी।